स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साहित्योस पे। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त के बारे में उनकी जितनी भी जानकारी है जीवन से रिलेटेड और क्या कहते हैं उनकी जितनी भी रचनाएँ हैं उनको आज हम देखेंगे और आलोचकों के जो भी मत हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में उसको आज हम लोग देखेंगे। और ये क्लास जो है ये महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट जेईई के लिए, टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बिहार शिक्षक जो भर्ती आने वाली है 4.0 उसके लिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी के बारे में पहले देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग उनकी संपूर्ण रचनाओं के बारे में देखेंगे। उनके महाकाव्य, खंड काव्य कौन-कौन से हैं, उनकी पहली रचनाएँ कौन-कौन सी है, फिर हम लोग देखेंगे कि आलोचकों के क्या-क्या मत हैं उनके बारे में। बहुत सारे आलोचक हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, नामवर सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, और जानेंगे हम लोग आज ये भी कि उसे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किसने कहा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप देखिए कि मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म हुआ था, वो हो गया था 1886 ईस्वी में, ठीक है? और उनका जो निधन हुआ 1964 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, ठीक है? और ये पहले राष्ट्रकवि हैं, ठीक है? ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग उस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग उनकी जीवन वृत्त के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था वो चिरगांव झांसी बुंदेलखंड में हुआ था और उनका जो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 ईस्वी को गहोई वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था सेठ रामचरण तथा उनकी माता का जो नाम था वो काशीबाई था। उनके जो पिता थे वो बहुत ही उदार मना वैष्णव भक्त सुकवि संगीतज्ञ छंद शास्त्र के ज्ञाता और साहित्य प्रेमी थे। कनकलता नाम से काव्य रचना भी करते थे, ठीक है? उनके जो पिता थे वो उदारमान का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी मतलब बहुत ही ज़्यादा लिबरल जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना वही उदारमान, ठीक है? यानी कोई कुछ बोला तो उसे आसानी से सुन लेना, तो ऐसा। और वो वैष्णव भक्त थे और वैष्णव भक्त सुकवि थे, संगीतज्ञ थे, छंद शास्त्र के ज्ञाता थे, ठीक है? और वो साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी थे और वो जो रचनाएँ जो लिखते थे, वो किस नाम से लिखते थे? कनकलता के नाम से। कौन? सेठ रामचरण, मैथिली शरण के पिता, ठीक है? मैथिली शरण मैथिली शरण गुप्त 5 भाइयों में तीसरे स्थान पे, ठीक है? मैथिली शरण गुप्त कितने भाई थे? 5 भाई थे। इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी एक अच्छे साहित्यकार थे, ठीक है? हम लोग जब आगे पढ़ेंगे साहित्य का इतिहास तो फिर हम लोग को यहाँ मिलेगा सियाराम शरण दास, वो भी एक बहुत ही अच्छे मतलब क्या कहते हैं साहित्यकार थे। मैथिली शरण गुप्त के कई नाम रहे। पहले इनका नाम लाला मदन मोहन रखा गया, किंतु पिता ने इनका नाम बदलकर मिथिलाधीप नंदन शरण रखा, ठीक है? तो मैथिली शरण गुप्त जी के कई नाम हैं, ठीक है? उनमें से सबसे जो पहला जो नाम था उनका लाला मदन मोहन, ठीक है? पिता ने इनका नाम बदल कर क्या कर दिया? मिथिलाधिपति नंदन नरेश, लगा जैसे कोई महाराजा राजा महाराजा का नाम है। फिर कहा जाता है कि विद्यालय में नामांकन के समय रजिस्टर में इनका पूरा नाम नहीं आ सका। हाँ, रजिस्टर का जो कॉलम जो होता है ना, देखते होंगे आप लोग रजिस्टर का कॉलम वो छोटा-सा होता है, तो उसमें पूरा नाम नहीं आ पाया, तो अतः नाम को पुनः बदलकर मैथिली शरण गुप्त रखा गया, ठीक है? तो देखिए, कैसे इनका नाम मैथिली शरण गुप्त रखा गया। रजिस्टर में पूरा नाम नहीं आने के कारण क्या? मिथिलाधिपति नंदन शरण, तो इसलिए जो है वहाँ मैथिली शरण गुप्त रख दिया गया इनका नाम। इतना ही नहीं, स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने भी अपने जीवन काल में कई नए नाम रखे। सबसे पहले पिता के उपनाम कनकलता रखा। इसके आधार पर अपना उपनाम स्वर्णलता, पिता का नाम क्या था? किस नाम से रचना लिखते थे वो? कनकलता, ठीक है? कनकलता उपनाम से। और इन्होंने क्या किया, पिता का जो उपनाम था कनकलता, उसी के आधार पे इन्होंने अपना नाम रख लिया था स्वर्णलता और छप्पर की रचना किए। युवावस्था में ऋषिकेश नाम से युवावस्था में
जब वो जवान हो रहे थे तो ऋषिकेश नाम रखा, मधुप नाम से भी रचनाएँ की, नित्यानंद तथा भारतीय नाम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कविताएँ लिखी। आपने देखा कितना नाम इन्होंने रखा, पहले पिता के उपनाम के आधार पे इन्होंने रखा स्वर्णलता, फिर इसके बाद युवावस्था में ऋषिकेश और फिर इसके बाद मधुप, नित्यानंद, भारतीय, भारतीय नाम से जो ये एक इम्पोर्टेंट है भारतीय इस नाम से वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कविताएँ लिखते थे, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा, भारतीय। रसिकेंद्र नाम से रसिक ये भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। रसिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएँ लिखा करते थे। एक बार सरस्वती पत्रिका में इसी नाम से कविताएँ लिखकर भेजी थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कहते हुए वापस लौटा दी कि अब रसिकेंद्र बनने का ज़माना लद गया, ठीक है? तो वो लिखना चाहते थे कि वसीकेंद्र नाम रखा था उन्होंने ब्रजभाषा में कविता क्योंकि देखिए, इसलिए लौटा दिया गया कि उस समय वो जो समय था महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के जो संपादक रहे 1903 से लेके 1920 ईस्वी तक रहे। उस समय वो खड़ी बोली को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, तो इसलिए वो ब्रजभाषा में जो कविताएँ लिखता था तो उसे वो मतलब अपने पत्रिका में नहीं छपने देते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब ये वसीकेंद्र नाम छोड़ो, ब्रजभाषा में लिखना बंद करो और खड़ी बोली में लिखो। इसलिए उन्होंने वो लौटा दिया। गुप्त जी की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा उच्च शिक्षा के लिए मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने हेतु भेजे गए। ठीक है? वो देख रहे हैं कि वो उन्होंने जो शिक्षा जो ग्रहण की तो वो अंग्रेजी माध्यम से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। गुप्त जी के पिता का उद्देश्य बेटे को पढ़ाकर डिप्टी कलेक्टर बनाना था। सब पिता का यही एक रहता है कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा के कुछ मतलब आईएएस, आईपीएस ऐसा कुछ बनाए। तो उनके भी पिता का एक ख्वाब रहा होगा कि बेटे को पढ़ा के डिप्टी कलेक्टर बनाएँ। किंतु गुप्त जी जो थे ना वो पढ़ने में आलसी थे, ठीक है? पिता ने वापस घर बुला लिया, कहीं पे पढ़ते होंगे इसके बाद उन्हें घर बुला लिया। गुप्त जी को कवि बनना था शायद इसलिए किसी भाषण में उन्होंने कहा था मैं पढ़ने के लिए नहीं जन्मा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया है कि लोग ही मुझे पढ़ें, ठीक है? अब देखिए इनका क्या मतलब ध्येय था जीवन का, कि वो कहते हैं कि मैं पढ़ने के लिए नहीं जन्मा हूँ, यानी वो मैं दूसरे की रचना को पढ़ने के लिए नहीं जन्मा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया है कि मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ कि लोग मुझे पढ़ सकें ताकि मैं अच्छा-अच्छा कुछ लिख सकूँ कविता, महाकाव्य, खंडकाव्य और लोग मुझे पढ़ें। कहा जाता है कि पिता ने इनके एक छंद को पढ़कर आशीर्वाद दिया था। अब देखिए उन्होंने कुछ लिखा होगा, उनके पिता ने पढ़ा और उनके पिता ने आशीर्वाद दिया, "तू आगे चलकर हमसे 1000 गुनी अच्छी कविता करेगा।" यह अक्षरशः सत्य हुआ। हाँ, ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि तुलसीदास जी इन्हें आधुनिक क्या कहते हैं, तुलसीदास भी कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। गुप्त जी ने घर पर खूब किया स्वाध्याय किया। पंडित स्वरूप शास्त्री ने से संस्कृत व्याकरण पढ़ा। देखिए, अब इन्होंने जो संस्कृत जो पढ़ा वो किससे पढ़ा? राम स्वरूप शास्त्री से, ठीक है? संस्कृत व्याकरण पढ़ा। श्री दुर्गा दत्त पंडित जी और पंडित अयोध्या नाथ जी से संस्कृत के बृहत्त्रयी और लघुत्तरई तथा बहुत से श्लोक सुने पढ़े। मुंशी अजमेरी इनके बचपन के मित्र थे। मुंशी अजमेरी इनके बचपन के कौन मित्र थे? मुंशी अजमेरी, जिनके प्रभाव से इनमें काव्य संस्कारों का विकास हुआ। गुप्त जी ने बांग्ला का भी अध्ययन किया तथा संगीत के प्रति भी गहरी अभिरुचि रखते थे। मैथिली शरण गुप्त जी संगीत के प्रति भी क्या गहरी अभिरुचि रखते थे। गुप्त जी ने 3 शादियाँ की। अब देखिए ये सब तो मतलब तथ्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम से रिलेटेड, लेकिन जानना चाहिए जब हम उनकी जीवनी के बारे में जान रहे हैं थोड़ा, तो ये सब भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए ताकि आदमी देखिए उनके जीवन में जो भी घटित होता है किसी भी आदमी के, वही अपने काव्यों में रचनाओं में वही सारा चीज़ वो लिखता है। आदमी कहीं न कहीं से तो कुछ न कुछ प्रेरणा तो लेगा ना। तो देखिए गुप्त जी ने 3 शादियाँ की थी। प्रथम शादी 9 वर्ष की उम्र में ही हुई थी। 5 वर्ष के बाद घर आई
मतलब जो शादी करने के मतलब 9 साल की उम्र में शादी हुई तो 14 साल में आई होगी और 1904 में प्रसव पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी हो गुप्त जी के पिता का भी क्या हो गया स्वर्गवास हो गया। अब देखिए उनकी मैथिली शरण गुप्त जी की पत्नी का निधन हुआ और दुखी हुए उनके पिता और उनका क्या हो गया स्वर्गवास हो गया। गुप्त जी के चाचा भगवान दास ने सन 1905 ईस्वी में उसकी दूसरी शादी करा दी, किंतु करीब 8 वर्षों के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस पत्नी से उनकी 2 संतानें भी थी, किंतु दोनों की बाल मृत्यु हो गई। उस समय जो था ना प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं की मृत्यु या फिर बच्चा जन्म होने के बाद मृत्यु ये आम बात था। बाल मृत्यु आम बात था। इसलिए जो है ना पहले ज़माने के जब भी देखेंगे बहुत सारे लोगों के तो 5 बच्चा, 10 बच्चा, किसी-किसी के 12 बच्चे, तो उस समय ये नॉर्मल चीज़ था। क्योंकि बाल मृत्यु दर ही इतना ज़्यादा था। अब तो लोग 1 से 2 बच्चे बस यही काफ़ी है। तीसरी शादी गुप्त जी ने सन 1914 में सरयू देवी से की। ये ध्यान में रखिएगा। किससे की तीसरी शादी? सरयू देवी से। सरयू देवी से गुप्त जी को 9 संतानें हुई। कितनी संतान? देख रहे हैं गुप्त जी इतने पढ़े लिखे लोग और उनके भी 9-9 संतानें, क्योंकि बाल मृत्यु दर ही इतना ज़्यादा था कि क्या कहे आदमी। वो सोचता था कि 5-10 बच्चे होंगे, 2-3 तो बच ही जाएगा कम से कम, इसी ख्याल से हुई। किंतु आखिरी संतान उर्मिला चरण को छोड़कर सब देखे देखिए आगे अभी बताए कि सिर्फ एक बची 9 में से और 8 की मृत्यु हो गई। संतानों की मृत्यु कवि के लिए कम हृदय विदारक नहीं थी। इस संबंध में महादेवी वर्मा कहती हैं, यदि अपनी 9-9 संतानों को अपने हाथ से मिट्टी को लौटा देना पिता का दुख है, तो गुप्त जी दुख के इस समुद्र को तैर आए हैं। देख ये किसका कथन है? महादेवी वर्मा जी का। देखिए बचपन में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाया नहीं जाता, उसे गाड़ा जाता है। ठीक है? इसलिए इन्होंने मिट्टी की बात की है। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन काफी संघर्षपूर्ण और दुखों से भरा रहा। विशेषकर उनकी संतानों की मृत्यु का पक्ष बहुत ही भावुक करने वाला है। ये बात सही है कि किसी-किसी का अगर 9 संतान में से 8 संतान की अगर मृत्यु हो जाती है, तो वो आदमी दुखी तो रहेगा ही रहेगा। चलिए अगले लाइन पे चलते हैं। गुप्त जी की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई, क्योंकि उसे तो बाहर में मन लगता नहीं था पढ़ने में, स्कूल में, और तो फिर वो घर पे ही पढ़ाई करते थे तथा उच्च शिक्षा के लिए मैकडॉनल्ड हाई स्कूल, उच्च शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने हेतु भेजे गए। गुप्त जी के पिता का उद्देश्य बेटे को पढ़ाकर डिप्टी कलेक्टर बनाना था। ये सब तो आगे हम लोग पढ़ के ही आए हैं। मैथिली शरण गुप्त स्वयं कई बार बीमार पड़े थे। सन 1928-29 में उनकी स्थिति प्रोस्टेट ग्लैंड्स संबंधी रोग, ठीक है, उनको कौन सा रोग हुआ था? प्रोस्टेट ग्लैंड्स संबंधी रोग के कारण काफी नाजुक हो गई थी। गुप्त जी अप्रैल 1941 में गिरफ्तार किए गए थे, झांसी तथा आगरा के जेल में रखे गए थे। मैथिली शरण गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर 1964 को हो गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि उनका जो जन्म हुआ था वो 1886 ईस्वी में, ठीक है, झांसी में हुआ था, और निधन कब हुआ? 1964 ईस्वी में। क्रम लगाने के लिए एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी के मौलिक उन्होंने कुछ रचनाएं अनुदित भी किया है और मौलिक भी है उनकी रचनाएं, तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो उन मैथिली शरण गुप्त की मौलिक रचनाएं हम लोग पहले देखते हैं। प्रबंध काव्य, ये सारे जितने भी हैं ये सब क्या है? प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य में भी अलग अलग विधा होता है। जैसे देखिए एक होता है महाकाव्य और एक होता है खंड काव्य। खंड काव्य यानी एक दूसरे से उसका कोई मेल नहीं होता है, ठीक है, और महाकाव्य एक दूसरे से यानी अगर कुछ पहले खंड में कुछ लिखा हुआ है तो वो अगले खंड से वो रिलेट करेगा, ठीक है, उसका संबंध होगा कुछ ना कुछ। लेकिन खंड काव्य में क्या है कि वो ना स्वतंत्र होता है, यानी इसका अगले वाले से कोई मतलब नहीं है।
आप इसे भी सिर्फ पढ़ेंगे तो उतना ही सारा समझ में आएगा, अगर अगला पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पहला वाला मैंने क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। महाकाव्य उन्होंने लिखा एक साकेत 1931 ईस्वी में, जय भारत 1952 ईस्वी में। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त के कौन कौन से महाकाव्य हैं? साकेत और जय भारत। अब देखते हैं खंड काव्य। उन्होंने खंड काव्य को 6 अलग अलग जॉनरा में लिखा है, जैसे पुराण आधारित, रामायण आधारित, महाभारत आधारित, ऐतिहासिक, चित्रात्मक, वर्णनात्मक। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पुराण आधारित। तख्ती 1927 ईस्वी में, हापर 1936 में, नहुस 1940 में। नहुस इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह इसमें साकेत और जय भारत को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद रामायण आधारित उन्होंने लिखा पंचवटी, महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। महाभारत आधारित, उन्होंने महाभारत आधारित कम से कम 5 रचनाएं लिखी, जैसे जयद्रथ वध 1910 में, महत्वपूर्ण है। सैरंध्री 1927 में, वक संहार 1940 में, वन वैभव 1940 में, हिडिंबा 1950 में। इसको याद रखिएगा, हिडिंबा को इसमें और जयद्रथ वध को, ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, 3 खंड काव्य, सैरंध्री, वक संहार और वन वैभव, ये किसमें संकलित है? विष्णुप्रिया में। विष्णुप्रिया को याद रखिएगा, 1927 ईस्वी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसे मैं घेर रहा हूँ उसे आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में है रंग में भंग 1909 में, दूसरा है सिद्धराज 1936 में, यशोधरा 1932 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चित्रात्मक में आता है। कुणाल गीत विष्णुप्रिया 1957 में, रत्नावली 1960 में, ये भी महत्वपूर्ण है। वर्णनात्मक में किसान 1918 में, अंजलि 1946 में। अंजलि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, अंजलि को। अनुदित काव्य देख लेते हैं। अब देखिए, इन्होंने कुछ बांग्ला से और कुछ संस्कृत से रचनाएं को अनुदित किया था। तो बांग्ला से उन्होंने पलासी का युद्ध 1914 में, विहारिणी वर्जांगना, मेघनाद वध 1900, मेघनाथ नहीं है, मेघनाद है, इसको ध्यान में, माइकल मधुसूदन की रचना है मेघनाद वध, उसी को इन्होंने 1927 में हिंदी में अनुवाद किया। वीत संहार 1938 में। संस्कृत से उन्होंने 4 रचना को अनुदित किया है। स्वप्नवास, वाशवदत्ता, प्रतिमा, अभिषेक, अभिमारक। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए, इन्होंने गीति नाट्य जो लिखा है, तो गीति नाट्य इन्होंने लिखा है वैशालिक 1916 में, स्वदेश भारती 1925 में, झनकार 1929 में, विश्व वेदना 1942 में, अंगार और असुर 1950 में, मुक्तिपथ 1953 में। इसमें सिर्फ वैशाली के एक महत्वपूर्ण है, बाकी किसी को याद रखने की उतना जरूरत नहीं, बस ध्यान में रखिएगा। फुटकल कविताएं हैं पथबंधु 1912 में, उच्छ्वास 1930 में, महत्वपूर्ण है। मंगलधारा 1937 में, आकाशवाणी 1938 में, स्वस्ति और संकेत 1983 में, गंधवाणी 1986 में। निबंध काव्य विवरण शैली भारत भारती 1912 में। आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसको किस विधा में लिखा गया है। देखें, निबंध काव्य विवरण शैली। ठीक है, और जब आप भारत भारती को पढ़ेंगे ना, तो भारत भारती को 3 खंडों में बांटा गया है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। ठीक है, तो ये लगेगा कि आपको जैसे ना कोई गद्य विधा पढ़ रहे हैं, लेकिन है वो महाकाव्य टाइप का। इसके बाद हिंदू 1925 में, राणा प्रताप 1956 में। कथा आधारित निबंध काव्य, तो पंचवटी 1916 में, याद रखिएगा। विक्रमादित्य 1928 में, गुरुकुल 1928 में, अनग और विसर्जन 1942 में, कावा और करबला, इसे ध्यान में रखिएगा, 1946 में। पद छीना 1950 में, युद्ध 1950 में, कविश्री 1955 में। अब देखिए, पद्य नाट्य तिलोत्तमा 1915 में, चंद्रहास 1916 में, अनग 1925 में, पृथ्वीराज 1950 में, इसे ध्यान में रखिएगा। जयदत्त 1950 में।
और विश्वास 1950 में, लीला 1950 में। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी को बहुत सारे पुरस्कार सम्मान मतलब दिए गए थे, तो हम लोग आइए उसको देखते हैं। साहित्य के लिए हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935 में दिया गया मैथिली शरण गुप्त जी को, संपूर्ण साहित्य के लिए उसे। साहित्य साकेत के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक 1937 में दिया गया उनको। भारत भारती रचना के लिए भारत भारती रचना के आधार पर काशी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सन 1936 ईस्वी में राष्ट्र कवि की उपाधि दी। यही बोल रहे थे ध्यान में रखने के लिए। ये ध्यान में रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, 1935 के लिए, ठीक है। और साकेत के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला 1937 में। भारत भारती रचना के आधार पर काशी में, भारत भारती रचना के आधार पे, भारत भारती उन्होंने कब लिखा, 1912 ईस्वी में। और वो किसके आग्रह पे लिखा था उन्होंने, आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। और उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी ने। कब, 1936 ईस्वी में। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि 1936 जो है हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य वाचस्पति का कब मिला उन्हें, 1946 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण कब मिला उन्हें, 1954 में। गुप्त जी के जन्म दिवस 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। किस कवि के किस कवि के जन्म दिवस पर कवि दिवस मनाया जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को। कब, 3 अगस्त को, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि दी गई, ठीक है। और कब दी गई, 1948 ईस्वी में। पुनः हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा भी डिलीट की उपाधि दी गई, ठीक है। तो पहले कौन दिया गया, आगरा विश्वविद्यालय ने पहले दिया, इसके बाद फिर किसने, हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली में हिंदू विश्वविद्यालय, या तो शायद हो सकता है ये बीएचयू की बात कर रहे हैं। फिर अगला है, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न आलोचकों के द्वारा उनके क्या मत हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग हिंदी साहित्य के जेम्स बॉन्ड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा मैथिली शरण गुप्त के बारे में, गुप्त जी की रचनाओं में सच्चाई, क्या ध्यान दीजिएगा, सच्चाई, सरलता, मानवतावाद, विश्व प्रेम, किसान और श्रमिकों के प्रति प्रेम और सम्मान झलक हम पाते हैं, ठीक है। तो ये किसका कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर से एक बार पढ़ते हैं। गुप्त जी की रचनाओं में सच्चाई, सरलता, मानवतावाद, विश्व प्रेम, किसान और श्रमिकों के प्रति प्रेम और सम्मान हम पाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले कौन है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी गुप्त की आयु युग के नवीन स्फूर्ति, नवीन जागृति के सच्चे चित्र हमें हिंदी में सर्वप्रथम गुप्त जी के काव्य में ही मिलता है, ठीक है। ये किसका कथन है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला देखते हैं, गुलाब राय। गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है, ठीक है। हाँ, गुप्त जी की कविता में आपको कभी कभी लगेगा कि स्वयं गांधी जी ही जो है ना खुद से लिख रहे हैं कविता को, ऐसा आपको मतलब लगेगा जब उनकी कविता को आप पढ़िएगा तो। डॉक्टर कमलाकांत पाठक, उन्होंने, यानी उन्होंने का मतलब गुप्त जी ने वर्तमान दास्ता पर तीखे प्रहार किए और उनके निर्मित स्वदेश प्रेम के गीत गाए, जिनमें देशभक्ति और स्वतंत्र प्रेम का, राष्ट्रीय भावना अथवा अहिंसक क्रांति का विचार प्रकट हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, ये राष्ट्र के कवि हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार गुप्त के बनाने से मैं महात्मा बन गया हूँ, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी इसे,
महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। ये राष्ट्र के कवि हैं। राष्ट्र का कवि का मतलब संपूर्ण राष्ट्र का। बेसिकली इन्होंने जो भारत भारती लिखा ना, तो उसी के आधार पे भारत भारती जो कविता थी, मतलब महाकाव्य जो था, वो उनकी प्रतियां, कहा जाता है कि जो हिंदी भाषी नहीं भी थे, वो भी इन उनको पढ़ने के लिए हिंदी सीखे।